में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने कि यूपीए 1 ने खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो सबके सामने रही है। लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई, लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी। जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें शाम में ही अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशंस में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया। उनके बारे में लोगों को जानकारी है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी साल 2006 में, और सांस की तकलीफ हाल के दिनों में रही थी, जिस कारण से वो एक रेगुलर चेकअप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाया करते थे। उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन वो काफ़ी सक्रिय थे हाल के दिनों में। हालांकि तबीयत के नासाज होने से वो ज़रा कम पब्लिक में नज़र आते थे, लेकिन लोग बाग उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे। और मनमोहन सिंह सक्रिय थे, काफ़ी विद्वान, और यही कहा जा सकता है कि एक फिलोसोफर जो कि अपने आप में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ के बल पर भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है उसके अनुसार बेलगावी में तमाम नेता जो कि जमा है इस वक्त कांग्रेस के, और वहां आप जानते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो 1924 के बाद 100वां साल है 2024, जब महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसके ही आलोक में ये बैठक बुलाई गई थी। पहले दिन बैठक के समापन के बाद जो प्रस्ताव राजनीतिक पारित किए गए थे, उसके बाद सभी नेता रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित था। लेकिन अब सारे
सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है और उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो दोनों लौट रहे हैं दिल्ली। और यही बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी के बाद वो तमाम नेता जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे सबों के लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके चयन के वक्त जो भी स्थितियां रही थी राजनीतिक तौर पर, हम लोगों ने उसको कवर किया था, वो तैयार नहीं थे और अचानक से उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन 2004 से 2009 का एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है देश की सियासत में। लोगों ने देखा जब उसी दौर में विश्व आर्थिक मंदी का भी सामना हुआ भारत को, और जिस सूझबूझ से उन्होंने इस बात को संभाला था वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और उसी का नतीजा था कि फिर से एक बार कांग्रेस को बढ़ी हुई मिली थी सीटें लोकसभा में, और उसी के आधार पर दोबारा भी जो यूपीए 1 का कार्यकाल था संजीव, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यूपीए 2 जब 2009 में आया तो कैसे 150 सीटों से कांग्रेस 207 पर पहुंच गई थी, और कहीं ना कहीं वो यूपीए 1 का जो पूरा कार्यकाल रहा था, आपको याद होगा उस दौरान राइट टू इंफॉर्मेशन यही सरकार लेकर आई थी, सूचना का अधिकार। उसके बाद फिर मनरेगा शुरू कर दिया गया था और इसका असर दिखा था 2009 के नतीजों में। तो कैसे देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, और जब लोगों के पास सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचता है तो कैसे और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार वापसी करती है। हमने 2009 में देखा भी था। संजीव प्लीज कंप्लीट करें। जी हाँ मकसूद, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बारीक समझ डॉक्टर मनमोहन सिंह रखते थे उसी का नतीजा था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो अपने उस जानकारी ज्ञान का बखूबी इस्तेमाल किया। हमें याद करना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ वो कितने करीब से दशकों से जुड़े हुए थे, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर हो या फिर भारत के पूर्व वित्त मंत्री के तौर पर। और जिस तरह का बजट उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वित्त मंत्री के तौर पर लाया था, कहा यही जाता है कि वो एक न्यू डील थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, एक न्यू डील जिसके तहत आर्थिक उदारीकरण के वो तमाम प्रयास धीरे धीरे भारत में सफल होते चले गए और एक नई अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत दुनिया के सामने आया। और आज उसी का नतीजा है कि भारत इतना सुदृढ़ है आर्थिक तौर पर। हम बातें करते हैं कि हम कितनी बड़ी इकॉनमी, तृतीय बड़ी, पांचवी बड़ी, इस तरह की बातें जो बहस में हैं वो दरअसल शुरुआत उन्हीं के प्रयासों से होती है। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल किया और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री जब देश के बने तो वो एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे और उनकी आर्थिक समझ और सूझबूझ का लोहा यहाँ तक कि विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी माना जाता था। और ये बात हमेशा कही जाती थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन वो भी इस बात को कहते थे कि मैं अपने जो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं उनसे सलाह लेता हूँ। बड़े ही सौम्य, बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनअज्यूमिंग जैसे कहा जाता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो रखते थे। वो 10 साल मैंने लगातार कवर किए सरकार और मैंने इस बात को कई बार महसूस किया था, बहुत ही माइल्ड मैनर्ड। और कहीं भी आपको प्रधानमंत्री का वो जो एक अमला होता है और प्रधानमंत्री का जिस तरह से एक रुतबा होता है, अपने आप को हमेशा अंडर प्ले करने की कोशिश करते हुए, और पृष्ठभूमि भी उनकी ऐसी थी। उन्होंने वो दौर देखा था जब देश का विभाजन हुआ था और वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि विभाजन के वक्त जो उस तरफ का पंजाब था पाकिस्तान वाला, वहाँ से उनका परिवार अमृतसर आया था और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, पढ़ाई लिखाई, विदेश भी गए पढ़ने के लिए और हर वक्त देश की सेवा में तत्पर भारत लौट करके आए। और कोशिशें यही कि जो भी उनका सामर्थ्य था, जो उनकी समझ थी, विद्या ही उनकी समझ थी और सूझबूझ जो उनकी थी, उसके दम पर उन्होंने भारत की सेवा की और भारत में शीर्ष तक पहुँचे। उनके कार्यकाल को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाता है कि जो आर्थिक सूझबूझ थी वो इतनी दुरुस्त थी हमारे देश में कि बड़े बड़े झंझावात, आर्थिक झंझावात जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर चले गए, भारत को छू तक नहीं पाए थे। और ये तमाम प्रयास मनमोहन सिंह अपने कोशिशों के जरिए करते थे। मैं देखता था कि सुबह से लेकर शाम तक किसी अधिकारी की तरह वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा करते
करते थे और एक एक फाइलों को खुद ही अपने आप में समझ बढ़ाते थे। उस पर क्या कार्यान्वित किया जाए, कार्यनीति बनाई जाए, ये तमाम अपनी ही कोशिशों के ज़रिए किया करते थे। और कहा यही जाता था कि वो जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेट चीज़ों को समझ करके काम करता है, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी उन्हें इतनी ज़्यादा काम करने की ललक होती थी कि वो इस तरह से किया करते थे। सियासत उस वक्त आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार था वो संभालता था और प्रधानमंत्री के तौर पर वो गवर्नेंस को संभाला करते थे। और मकसूद आपने बहुत सही कहा कि जो राइट्स रेजीम शुरुआत की गई उस दौर में, अधिकार जो दिए गए लोगों को, वो अपने आप में एक मील के पत्थर की तरह हैं। चाहे वो मनरेगा में जो ग्रामीण अंचल में लोगों को रोजगार का अधिकार जिस तरह से प्रदान किया गया, या फिर राइट टू एजुकेशन जो दिया गया, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा का परिणाम था। बहुत लोग चाहते थे कि इस तरह का कानून बने, राइट टू एजुकेशन, और ये सब तमाम प्रयास मनमोहन सिंह की सूझबूझ में देश और आखिर वक्त में कैसे राइट टू फूड सिक्योरिटी वाला कानून कैसे पास हुआ था, वो भी हम सब ने देखा था यूपीए 2 के वक्त में। जहां इस बात को मानना पड़ेगा कि वो इस तरह के विचारों के हमेशा प्रवर्तक थे कि जितने अधिकार लोगों को दिए जा सकते हैं वो अधिकार दिए जाए, और ऐसे अधिकार जो कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। देखिए, जिस तरह से कृषि ऋण माफ़ी 72,000 करोड़ की गई थी, और घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन क्या उसका सीधा फ़ायदा किसानों को होता है, वो दुरुस्त किया गया था। सीधे किसानों को वो ऋण माफ़ी का फ़ायदा हो, इस बात की कोशिश मनमोहन सिंह की सरकार में पहले कार्यकाल में की गई थी। और किस तरह से लोगों के हाथ में पैसे पहुंचे, आपका पैसा आपके हाथ, आज की तारीख में वो एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। जब अकाउंट में, खाते में पैसा डाला जाता है और वो सीधे पहुंचता है। लेकिन इस विजन की शुरुआत मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान ही हुई थी, जब ये लाया गया था स्कीम आपका पैसा आपके हाथ। और इस तरह के प्रयासों के लिए बड़े ही नए प्रयास जो कि मनमोहन सिंह ने शुरुआत किए थे, बड़े अनअज्यूमिंग तरीके से, बहुत ज़्यादा अपने बारे में वो ना कभी कहते थे, नहीं अपने बारे में शेखी बघारने की उनकी कभी नीति रही थी। वो चुपचाप काम किया करते थे और बड़ा ही सम्मान उन्होंने कमाया। ये बात अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी आपको वो उस तरह के जो क्विंटेसेंशियल राजनीतिज्ञ होते हैं उस तरह से कभी नहीं थे। वो हमेशा अपने आप को एक यूँ कह सकते हैं कि एक एकेडमिक के तौर पर देखा करते थे, और उन्होंने हमेशा पढ़ाया और अपनी उसी संस्कार को लेकर के वो राजनीति में आए। और राजनीति में भी मैं देखा करता था कि कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े नेता जितने भी थे, उनसे राजनीति की गप कम किया करते थे, और कैसे काम होना है, समस्याएं किस तरह से निष्पादित हो, सॉल्व हो, इस पर ज़्यादा जोर रहता था। वो अपने आप में अलग तरीके, अलहदा एक ऐसा विचार वाला इंसान जो कि बहुत कम भारतीय राजनीति में देखा जाता है, और कहा यही जा सकता है कि एक बड़े युग का आज समापन हो गया। जी बेशक एक बड़ा सदमा है ये देश के लिए, एक इतने बड़े राजनेता का यूं चला जाना। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लेकिन हम चूंकि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, रिसेशन जब आया था आपको याद हो 2008 से पहले, और कैसे बराक ओबामा लगातार उनसे संपर्क में भी रहते थे, और कैसे जब उनका अमेरिका दौरा हुआ था तो बराक ओबामा का उनका रिसीव करना, व्हाइट हाउस में उनका जाना, और उसके बाद खुद उनकी तारीफ करना कि जब वो खुद भी जब कहीं फंसते हैं इकोनॉमिक मोर्चे पर तो वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह लेते हैं। यहाँ देखिए, ये अपने आप में कहा यही जा सकता है कि एक सम्मान देने वाली बात थी। प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से मुलाकात करते थे राष्ट्रपति ओबामा से डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो आर्थिक जगत की जानकारियों का आदान प्रदान इस तरह से हुआ होता होगा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन उस बात को एक्नॉलेज भी किया उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, और इस बात को सराहा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भारत जैसे विकासशील देश के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को जैसी बात कह रहे हैं, तो वो शख्सियत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हीं सब बातों के लिए याद किए जाएंगे। देखिए, उनकी बातों में कभी भी हमें वो राजनीतिज्ञ नज़र नहीं आता था। पूरे देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि वो मानते थे कि वो ईमानदारी उनके अंदर जिस तरह से है उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सेंस
ऑफ पर्पस है उनके अंदर, जो कि अपने आप में परिलक्षित उनकी बातों में होता था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सी बातें आज की तारीख में उनके कार्यकाल के विवाद के तौर पर लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये बातें कही गई थी उस दौर में, उस वक्त कहीं भी किसी को इसमें विवाद नज़र नहीं आया था। ये ऐसी बातें हैं जिसको कि याद करेगा इतिहास। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत ही ऐसी थी कि वो विवादों से परे अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने वाले, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्राइवेट पर्सन के रूप में जिस तरह से काम किया, उसी संस्कृति, उसी विचार को वो पब्लिक पद पर जब रहे, पब्लिक पर्सनालिटी जब बने, उसी को उन्होंने कैरी किया। लोकसभा चुनाव उन्होंने एक बार दो बार लड़ने की कोशिश की, सफलता उनको नहीं मिली, क्योंकि वो कभी भी उस तरह के व्यक्ति थे ही नहीं कि वो लोगों के बीच जाते और राजनीतिक गप्पाबाजी के जरिए अपनी जीत को सुनिश्चित करते। मुझे याद है एक चुनाव जिसमें कि तमाम सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन उनकी हार हो गई थी। दिल्ली, दक्षिण दिल्ली संभवतः वो हार गए थे। तो इस तरह की बातें मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई हैं। मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिसके दिशा निर्देश, जिनका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा बहुत ही अहम था। और कांग्रेस पार्टी जो मध्यम मार्ग के पार्टी के रूप में जानी जाती है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते तो अतिवादी हो सकते थे, क्योंकि जो बहुत झेला हुआ उनका एक शुरुआती, यूँ कह सकते हैं, कार्यकाल जीवन का था, जिसमें कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ा था, जो जन्मभूमि थी उनकी वहाँ से, और भारत आकर के अपने लिए फिर से उनके परिवार ने ज़िंदगी बुनी थी। और पूरा का पूरा जो उनका परवरिश था वो इस बात का द्योतक था कि कैसे संघर्षशील एक परिवार आगे बढ़ा है। लेकिन कभी कोई कटुता उनके कार्यशैली में, उनके व्यक्तित्व में किसी को भी दिखाई नहीं पड़ी। आज कांग्रेस पार्टी जब अपनी बहुत ही उत्तेजना और अतिवाद की बात भी कर लेती है, कभी कभी किन नेताओं से सुन रहा हूँ, तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि क्या ये उस दौर की कांग्रेस पार्टी में संभव था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो पूरे पार्टी को आच्छादित करती थी। और ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव आया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ये एक ऐसा सदमा है, ये एक ऐसा झटका है जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में जबकि वो अपने संघर्ष के मध्य में है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के गाइडेंस, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था उनके गवर्नेंस का, उसको मिस करेगी उनकी पार्टी। और यही कहा जा सकता है कि केवल उनकी पार्टी ही नहीं, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश मिस करेगा। जी बेशक, क्योंकि वक्त वक्त पर जो भी उनके करीबी रहे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हों, वो उनसे सलाह मशवरा के लिए जाते रहे हैं। और जिस तरह का शालीन उनका स्वभाव रहा है, एक मुस्कुराहट से वो तमाम सवालों के जवाब दे दिया करते थे। आपको याद होगा, अब तो खैर संसद में हंगामा ज़्यादा होता है, सवालों के जवाब कम मिलते हैं, लेकिन जब विपक्ष हमलावर हुआ करता था उन 10 सालों के दौरान, तब कैसे मनमोहन सिंह वहां पर खड़े होते थे और मुस्कुराते हुए विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब अपने एक शेर के जरिए दे दिया करते थे, और इस तरह से कि विपक्ष को भी लाजवाब कर दिया करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब सुषमा स्वराज लगातार हमलावर थीं, सवाल उनसे पूछे जा रहे थे करप्शन को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर, मुस्कुराते हुए उन्होंने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो अपने संबोधन के दौरान उर्दू का इस्तेमाल करना या शायरी का इस्तेमाल करना, और वो चुनिंदा शेर उन्हें बोल देना कि सामने वाला खुद हथियार डालकर खड़ा हो जाए। जहाँ मुझे याद है वो वाकया, और आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी पर्सनालिटी इस तरह की नहीं थी, लेकिन बड़ा शायराना होता था उनका भाषण। और कई दफ़े अपने भाषणों में वो उर्दू के कुप्लेट्स का बड़ा इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जिस तरह से सुषमा जी और उनके बीच ये बड़ा शास्त्रार्थ उस दौर में होता था, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा में, और तमाम तरह के सवाल वो भी एक शालीन व्यक्ति थी, सुषमा जी भी, सुषमा स्वराज, और उसी तरह से शालीनता से वो जवाब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया करते थे। वो शेर जो कि बड़ा फेमस हो गया था बाद में, सुषमा जी ने जो पढ़ा था और सवाल किया था कि तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मनमोहन सिंह पर सीधा उन्होंने ये प्रश्न किया था, और उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया था। तो ये तमाम ऐसे वाकया हैं जो कि आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े हुए
और उस दौर के कई बड़े नेताओं से, जैसे कि सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। और वो जो एक आदान प्रदान था, उस तरह की जो बहस है, शायद वो बहुत पुराने लोग उसको मिस करते होंगे, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल कल्चर धीरे धीरे बदलती जा रही है। गलत है, सही है, ये तो अपने आप में बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उस दौर में 2004 से 2014 के बीच जो पॉलिटिकल कल्चर थी, हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति, वो ज़रूर थोड़ी अलग थी। और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। जिस तरह से वो प्रतिक्रियाएं देते थे, जिस तरह से वो सवालों के जवाब दिया करते थे। और मुझे याद है कि कई दफ़े वो खुद संसद में मौजूद होते थे, अपने जो जिम्मेदारियां उनकी थी उससे जुड़े सवालों के जवाब देने में। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सामने से आकर उन सवालों को जो कि उनके खिलाफ उठाए जाते थे उसका जवाब देने में यकीन रखते थे। और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमेशा याद रखी जाएंगी। मकसूद, और वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी संजीव आपसे जरूर करना चाहूंगा, जो यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। नेशनल मीडिया सेंटर में साल 2014 का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो बैठे थे अपने तमाम मंत्रियों के साथ, और उन्होंने एक एक प्रश्न का जवाब दिया, और ताबड़तोड़ प्रश्न। हमें पता था वो चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में वो तमाम सवाल उनसे होंगे, और उन सवालों को हम लोगों ने सबसे पहले किया था। और जवाब में जब सब कुछ उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। मतलब उनकी ये कोशिश थी बताने की बहुत सी चीज़ें वो नहीं बता पाए। ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो बहुत कम बोलते थे, शब्द उनके पास बहुत लच्छेदार नहीं थे, ये बात सच है। और इस कारण से शायद उन्होंने ये बात कही थी कि जब इतिहास में मुझे याद किया जाएगा तो उस वक्त मुझे और बेहतर तरीके से याद किया जाएगा। और देखिए कि कितने दार्शनिक शब्द थे उनके, कि आज हम उनके जाने के बाद उनको कुछ उसी तरीके से याद कर रहे हैं। बेशक संजीव, बने रहिएगा, लगातार आपसे हम इस पर बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहां रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।